नमस्कार। पिछले कुछ दिनों से एग्रीकल्चर सेक्टर में जो लोग काम करते हैं वहाँ एक डिबेट अभी शुरू हुई है और बहुत सारी टेक्नोलॉजी और नई नई चीज़ें एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज़ की जा रही हैं और उनको सब लोगों ने एग्रीकल्चर 4 या कृषि 4 के नाम से बोलना शुरू किया है। तो ये कृषि 4 या एग्रीकल्चर 4 क्या है? तो अगर हम इसको खेती के इतिहास को देखें तो लगभग 12,000 BC पूर्व खेती की शुरुआत आदमी ने की थी, जब वो जंगल में हंटर गैदरर की जगह खेती की तरफ आगे आए थे और ज़मीन में बीज डालना शुरू किया था। इसके बाद जैसे जैसे समय बीतता गया और मानव सभ्यता विकसित होती गई, वैसे वैसे खेती में टेक्नोलॉजी का और नए नए प्रयोगों का उपयोग हुआ। इससे न केवल फसलें अच्छी हुई बल्कि आदमी की जो ज़िंदगी है वो स्थायी होती गई और गांव का और शहरों का विकास इसने संभव बनाया। तो आदमी ने सबसे पहले बीजों को समझा और बीजों को अपने अनुरूप बनाने की कोशिश की और अलग अलग पृथ्वी पर अलग अलग जगह अलग अलग तरीके के बीज बोए जाने लगे, जिसमें अनाज, तिलहन, सब्जियां, दलहन वगैरह बीज थे। फिर आदमी ने जानवरों को पालना शुरू किया और जानवरों की शारीरिक ताकत को खेती में उपयोग करना शुरू किया और इससे लकड़ी के औजार सबसे पहले बने और फिर लोहा और दूसरी धातुओं के औजार बने। पर जैसे जैसे फॉसिल फ्यूल डीजल पेट्रोल का उपयोग बढ़ा, वैसे वैसे फिर मशीनों में बदलाव आया और डीजल पेट्रोल या फॉसिल फ्यूल से चलने वाली मशीनों का उपयोग खेती में होने लगा। फिर बिजली का आविष्कार हुआ और बैटरी का आविष्कार हुआ, तो बिजली और बैटरी से चलने वाली मशीनों का उपयोग हुआ। इसी तरह पहले बीजों में हम जो प्राकृतिक रूप से बीज मिलते थे उनका ही उपयोग करते थे। फिर धीरे धीरे मनुष्य ने समझा कि अगर दो प्रजातियों के बीज मिलाए जाएं तो उनसे हाइब्रिड बीज तैयार होते हैं और इस तरह से फिर हाइब्रिड बीज तैयार होने लगे और आज हम जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज तक आ गए हैं। इसी तरह टिश्यू कल्चर और दूसरी टेक्नोलॉजी का उपयोग समय के साथ साथ बढ़ता रहा है। अगर हम फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड के क्षेत्र को देखें तो आदमी को धीरे धीरे समझ में आया कि प्लांट की या सॉइल की ज़रूरत क्या है। एक स्वस्थ पेड़ को अच्छी फसल देने के लिए कौन से न्यूट्रिएंट चाहिए, कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट चाहिए और किन बीमारियों से या जीव जंतुओं से उन्हें बचाना है, इसके लिए नई नई प्रयोग किए गए और नए नए पदार्थों का उपयोग हुआ। तो इन सब को अगर हम देखें तो इनको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहले जो प्राकृतिक खेती थी, जब आदमी ने सबसे पहले खेती शुरू की, उसको एग्रीकल्चर 1 कहते हैं। फिर एक बड़ा पीरियड था और 18वीं शताब्दी तक लगभग एक जैसी ही तकनीकी थोड़े बहुत फेरफार के साथ चलती रही, उसको एग्रीकल्चर 2 कहते हैं। और 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी के बीच में जो अनुसंधान हुए और उनसे जो बदलाव आए उनको हम एग्रीकल्चर 3 कहते हैं, जो लगभग 20वीं शताब्दी के अर्ध तक चलते रहे। और 20वीं शताब्दी के अर्ध से अभी जो 21वीं शताब्दी में जिस तरह की टेक्नोलॉजी का बदलाव हो रहा है उसको हम एग्रीकल्चर 4 के नाम से जानते हैं। तो अगर हम इन एग्रीकल्चर 4 को समझने की कोशिश करें तो अभी इसमें किस तरह की तकनीकी का उपयोग हो रहा है। जैसे जैसे आप जानते हैं कि मोबाइल फ़ोन का उपयोग बढ़ा है, इंटरनेट का उपयोग बढ़ा है, उस तरह खेती में भी बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आज आ रहे हैं।
इनको अगर हम कहें तो उसको हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT के नाम से जानते हैं। इसमें तरह तरह के सेंसर्स का उपयोग किया जा रहा है, जिससे आर्द्रता नापते हैं, तापमान नापते हैं, सॉइल का मॉइस्चर नापते हैं, और इसी तरह जो पेड़ है उसका हेल्थ नापते हैं, और किस तरह का इरिगेशन सिस्टम का पानी की ज़रूरत है। ये सब IoT में जो डिवाइसेस हैं जो अभी खेती में उपयोग की जा रही हैं, उनका उपयोग धीरे धीरे बढ़ रहा है। दूसरा जो बड़ा टेक्नोलॉजी ब्रेक है वो है ड्रोन। ड्रोन से बहुत सारी चीज़ें खेती में की जा रही हैं, जिनसे मिट्टी की स्वास्थ्य को नापा जाता है, सॉइल हेल्थ को स्कैन किया जाता है, मॉइस्चर को मॉनिटरिंग किया जाता है, क्रॉप के हेल्थ को मॉनिटरिंग किया जाता है, तरह तरह के स्प्रे जो फसल पर किए जाते हैं, जैसे फर्टिलाइज़र का है या पेस्टिसाइड का है, उनका स्प्रे किया जाता है। क्रॉप की फोरकास्ट की जा सकती है, भविष्यवाणी की जा सकती है कि किस तरह का उत्पादन आएगा, और वेदर कंडीशंस को नापा जाता है। तो इन सब में ड्रोन का और उसमें जो लगे इक्विपमेंट हैं उनका उपयोग खेती में हो रहा है। अगली चीज़ जिसको हम जानते हैं उसको हम कहते हैं प्रिसीशन एग्रीकल्चर। प्रिसीशन एग्रीकल्चर मतलब बिल्कुल जहाँ ज़रूरत है वहीं चीज़ों का उपयोग करना है। इसमें हम बिग डेटा एनालिसिस करते हैं, जो खेतों से इन सेंसर और मशीनों से डेटा इकट्ठा किया जाता है, और उसके हिसाब से फिर काम करते हैं। कहाँ खाद देने की ज़रूरत है, किस तरह का न्यूट्रिशन है, माइक्रो न्यूट्रिशन देने की ज़रूरत है, किस तरह कहाँ इरिगेशन देने की ज़रूरत है। तो उसमें टेरेन टाइप क्या है, सॉइल का मैप बनाते हैं, और क्रॉप के प्रोडक्शन को ऑप्टिमाइज करने की चीज़ें की जाती हैं। इनको हम प्रिसीशन फार्मिंग के नाम से जानते हैं। फिर डेटा एनालिटिक्स, कई तरह के जो डेटा इकट्ठे किए जा रहे हैं, इनको मॉडलिंग किया जाता है, इनसे फोरकास्टिंग किया जाता है, इनको डिसीजन मेकिंग में यूज़ करने लायक बनाया जाता है। फिर नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है। आप जानते हैं कि बहुत सारे नैनो फर्टिलाइज़र्स आ गए हैं, नैनो पेस्टिसाइड आ गए हैं, नैनो बायो सेंसर्स आ गए हैं, नैनो इनेबल्ड बहुत सारे स्टोरेज और उनमें लगने वाले इक्विपमेंट आ गए हैं, जिनसे हम बेहतर तरीके से फसल मैनेजमेंट कर सकते हैं, और बल्क फर्टिलाइज़र की जगह नैनो फर्टिलाइज़र या नैनो पेस्टिसाइड का उपयोग किया जा रहा है। फिर टेलीमेट्रिक्स के तहत एक मशीन दूसरे मशीन से किस तरह बात करती है, उसको इनेबल बनाया है, ताकि जो डेटा सेंसर से इकट्ठा किया जा रहा है, और जब आप ट्रैक्टर चला रहे हैं, जोत रहे हैं, या कोई दूसरी मशीन चला रहे हैं, तो उस मशीन को उस डेटा के साथ सिंक करके गाइड किया जाता है। और ड्राइवरलेस GPS से युक्त आजकल मशीनें हैं जो अपने आप खेतों में काम करती हैं, जिनमें रोबोटिक्स हैं, तरह तरह के रोबो हैं जो आदमी की जगह काम कर रहे हैं। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग है। इन मशीनों को और इफ़िशियंट बनाने के लिए और टेक्नोलॉजी को और सीखने के लिए सॉफ्टवेयर तैयार किए जाते हैं, और डेटा को इस तरह से स्टोर किया जाता है, एनालाइज किया जाता है कि मशीन अपने आप इफ़िशियंट बन जाए और अपनी ज़रूरत के हिसाब से बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के काम कर सके। फिर है ब्लॉकचेन। आजकल इस बात का बहुत ख्याल रखा जा रहा है, और ख़ास तौर से जैसे जैसे कोरोना के बाद हेल्थ के इशू आए हैं कि ये फसलें कहाँ उगाई गई हैं, वहाँ कौन से फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड यूज़ किए गए हैं, वहाँ कौन सा बीज उपयोग किया गया है। तो इन सब को जांचने के लिए जिस तकनीकी का उपयोग होता है उसको ब्लॉकचेन कहते हैं, और इससे आप पूरा प्रोडक्शन को ट्रेस कर सकते हैं, और उपभोक्ताओं को ये जानकारी आप दे सकते हैं, ताकि वो अपने लिए जब चीज़ें खरीदें तो ये इन्फॉर्मेशन उनके सामने रहे।
तो ये सब चीज़ें जो हो रही हैं, इन सब को हम एग्रीकल्चर 4 के नाम से पुकार रहे हैं। और हिंदुस्तान में भी हमारे प्रधानमंत्री बहुत तेज़ी से इस ओर काम कर रहे हैं, और भारत सरकार और राज्य सरकारें इसमें तरह तरह की योजनाएं ला रही हैं और पैसे की व्यवस्था कर रही हैं। जैसे अभी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी बनाई गई है, जो आत्मा के नाम से है। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर NMSA की स्थापना हुई है। E-NAM की स्थापना हुई है, जहां मंडियों को सुधारा जा रहा है। सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड इशू किए जा रहे हैं। और इसी तरह लगभग 600 के आसपास एग्रीकल्चर एग्रीटेक स्टार्टअप हमारे देश में शुरू हुए हैं, जो बड़ी मात्रा में फंड रेज कर रहे हैं। और अभी लगभग 350 मिलियन से ऊपर फंड रेज उन्होंने किया है। और इस तरह की जो एग्रीकल्चर 4 की टेक्नोलॉजी है, वो किसानों के बीच में ले जा रहे हैं। हालांकि हमारे यहाँ पहले भी कई तरह के रिवोल्यूशन होते रहे हैं, जिसमें सबसे पहले ग्रीन रिवोल्यूशन था, जिसमें हमारे यहाँ नए बीजों का और खाद का और सिंचाई के संसाधनों का उपयोग किया गया। इसके बाद अभी जिस रिवोल्यूशन की बात होती है, उसको हम कहते हैं प्रोटीन रिवोल्यूशन, ताकि लोगों को संतुलित आहार मिल सके और वो हेल्दी रहें। इसके बीच में जब ऑयल सीड का कमी थी और तिलहन को बढ़ाना था, तो उसके लिए जो भारत सरकार ने अभियान चलाया, उसको हम येलो रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। फिर पेट्रोलियम का जब उपयोग हुआ, तो इसको ब्लैक रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। जो नॉन कन्वेंशनल प्रोडक्ट जब यूज़ होने लगे, तो उसको ब्राउन रिवोल्यूशन के नाम से हम जानते हैं। जूट जैसे फाइबर्स की फसल बढ़ाने के लिए जो काम हुए, उसको गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन हम कहते हैं। फिर जब फ्रूट्स, हनी और हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए गोल्डन रिवोल्यूशन कहते हैं। फर्टिलाइज़र को बढ़ाने के लिए ग्रे रेवोल्यूशन कहते हैं। और प्याज और इसी तरह की फार्मास्यूटिकल रॉ मटेरियल, जो आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां हैं, उनको पैदा करके पिंक रिवोल्यूशन के नाम से हम जानते हैं। अंडे और मांस प्रोडक्ट को, पोल्ट्री के बढ़ाने के लिए सिल्वर रिवोल्यूशन नाम दिया गया है। कॉटन को बढ़ाने के लिए जैसे मैंने आपसे कहा कि सिल्वर फाइबर रिवोल्यूशन नाम दिया गया है। मीट और टमाटो आदि प्रोडक्ट बढ़ाने के लिए रेड रिवोल्यूशन है। पोटैटो को, आलू की खेती बढ़ाने के लिए राउंड रिवोल्यूशन है। फूड ग्रेन को बढ़ाने के लिए मैंने कहा ग्रीन रिवोल्यूशन है। और मिल्क प्रोडक्शन के लिए वाइट रिवोल्यूशन है। तो ये तरह तरह के प्रयोग हमारे देश में होते रहे हैं। पर अभी जो जिस तरह की टेक्नोलॉजी का मैंने आपसे उल्लेख किया एग्रीकल्चर 4 में, इसको किसानों के बीच में ले जाना और किसानों के बीच में पॉपुलर करना एक बहुत बड़ी चुनौती है, जो सरकारों के सामने भी है और स्टार्टअप्स और एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करने वाली कंपनियों के सामने भी है। क्योंकि हमारे यहाँ प्रति हेक्टर जो भूमि है, वो निरंतर घटती जा रही है और जोतें निरंतर बढ़ती जा रही हैं। तो जब छोटी जोत का आपके पास खेत होगा, तो उसमें बहुत महंगी टेक्नोलॉजी यूज़ करना किसानों के लिए लाभदायी, इकोनॉमिकल नहीं होता है। और इसीलिए इसका एडॉप्शन जो है वो बहुत स्लो गति से अभी हो रहा है। और धीरे धीरे भारत सरकार और राज्य सरकारें PPP मॉडल तैयार कर रही हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, जहां स्टार्टअप या एग्रीकल्चर की कंपनियां और सरकार मिलके काम करें। और मुझे लगता है कि ये PPP मॉडल ही आगे सक्सेसफुल होगा। इसी तरह जोत का आकार तो घट रहा है, पर दूसरी तरफ क्रॉप वाइज क्लस्टर हमारे यहाँ ऑटोमेटिकली मार्केट की डिमांड के हिसाब से बढ़ रहे हैं। तो जो हमारे नए स्टार्टअप्स हैं और जो साथी इसमें काम करना चाहते हैं, अगर वो क्रॉप वाइज क्लस्टर पर काम करते हैं, तो टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन बहुत आसान होता है। तो मुझे लगता है कि नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए
और किसानों को उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए जो एग्रीकल्चर 4 का कंसेप्ट है वो बहुत लाभदायी होगा। और आगे हम भविष्य में देखेंगे कि ये किस तरह से हमारे एग्रीकल्चर परिदृश्य को बदलने में मदद देता है। धन्यवाद।